हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। दिस इज़ कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले ही दे दी थी कि इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ। इस वाली वीडियो में हम आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसका PDF मिल जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में एक चीज़ मैं पहले से बता दूँ। ये क्वेश्चंस मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन क्वेश्चंस के आने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो अपने एक्सपीरियंस पे दे रहा हूँ। आपको इसके अलावा भी आपके पास थोड़ा टाइम मिल रहा है और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा और भी डिटेलिंग में आप पढ़ने की कोशिश करें और इन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। सब सिंपल सी चीज़ है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमेशा एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के नेचर और उसके स्कोप के बारे में डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक्स किन किन, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों में वो यूज़ होती है, उसका नेचर कैसा है। अगर नेचर है तो नेचर में बेसिकली दो ही चीज़ें देखी जाती हैं, क्या वो आर्ट है या वो साइंस है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में देखना, और अगर दोनों है तो कौन सा आर्ट है और कौन सी साइंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि वेस्ट और समवेस्ट अर्थशास्त्र के बीच में विभेद करना है। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों का स्कोप क्या है और कौन सा एरिया है, वर्किंग एरिया क्या है, कहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है और कहाँ पर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम एडम स्मिथ, यानी कि एडम स्मिथ के द्वारा जो दी गई परिभाषा थी और मार्शल की जो दो परिभाषाएं हैं ये किस कैटेगरी में आती हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी थी उससे जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो क्या डिसाइड होता है, और जो मार्शल ने परिभाषा दी है उससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या डिसाइड हो रहा है, इन दोनों में कोई संबंध है तो किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन देखना है, डिफाइन डिमांड। डिमांड को आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन इन डिटेल। सिंपल सी चीज़ है, डिमांड को आप डिफाइन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड आप बताएंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि डिमांड को भी डिफाइन करना है, लॉ ऑफ डिमांड। बेसिकली आपको 2 लाइन में डिमांड के बारे में बताना है, फिर क्वेश्चन जो है वो अल्टीमेटली लॉ ऑफ डिमांड का है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूरा बताना है आपको और इसके एक्सेप्शंस बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। डिमांड पे भी मेरी वीडियो बनी है, वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। तटस्थता वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिग्री, मांग के नोट से क्या तात्पर्य है और इसकी डिग्रियों की व्याख्या कीजिए। जो 5 डिग्री है ये मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की है आप लोगों के लिए, उसमें जाकर के आप उसकी डिग्रियों के बारे में पढ़ सकते हैं और मांग की नोट से क्या तात्पर्य है, क्या करती है, मांग की नोट्स क्यों यूज की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसकी भी वीडियो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आपको डिस्कस द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में परिवर्तनशील अनुपात नियम के बारे में आपको बताना है। दूसरा यहाँ मैंने और लगाया हुआ है, क्योंकि दोनों की वीडियो मैंने आपको बताई है और बहुत कंसाइज मटेरियल वहाँ पे अपलोड किया है मैंने, जाके आप देख लीजिए। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आपको दोनों थ्योरी पढ़ के जानी चाहिए, कौन सी थ्योरी आ जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली कि कौन सी थ्योरी आने वाली है। मेरे हिसाब से दोनों थ्योरी हमें पता होनी ही चाहिए क्योंकि दोनों थ्योरी आपकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चाहे आप पैमाने का प्रतिफल और दोनों अगर आपको पता है तो दोनों में से कुछ भी आता है, आप लिख के अच्छे से आ सकते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात नियम और पैमाने के प्रतिफल को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको ऐसा एक फिगर देखने को मिलेगा, वो फिगर आपको पूरा पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग रन में, यानी कि अगर हम दीर्घकाल की बात करें, लंबे समय में एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरीके का होता है आपको डायग्राम बना करके दिखाना है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं बता दूं, आप इन्वेलप कर्व पढ़े होंगे, आपके बुक में एक फिगर बना होगा ऐसे करके, एक बड़ा सा फिगर, इसमें छोटे छोटे कर्व बने होंगे ऐसे करके, आपको वो कर्व जा करके पढ़ने हैं। लॉन्ग रन में कैसा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इसको आपको डायग्राम देख करके बताना है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज मीन बाय मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार से क्या तात्पर्य है और एकाधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। कोई भी बाजार में, ऐसी बाजार में जब कोई वस्तु बिकती है तो उस वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। उसका जो मूल्य है वो कैसे निर्धारित होगा। तो मोनोपोली के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मार्केट में टोटल आपके 4 मार्केट के टाइप्स होते हैं, कुछ बुक में 5 हैं, ठीक है। आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डुओपोली। तो इनमें आपको मोनोपोली मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला है क्रिटिकली एग्जामिन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो की थ्योरी का क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है कि रेंट के बारे में जो रिकार्डो की थ्योरी है उसकी व्याख्या कीजिए और उसके बाद उसके कुछ क्रिटिसिज्म दीजिए। एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनको कि इनकी थ्योरी में ये चीज़ गैप था, इनकी थ्योरी में मिसिंग था, और जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो इनकी थ्योरी से कैसे अलग है। आप रिकार्डियन थ्योरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी वीडियो मैं लाने वाला हूं, तो रिकार्डियन थ्योरी की वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 10 क्वेश्चन है। मैंने टोटली 10 क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में। तो आई होप कि ये 10 क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।